आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की स्थिति ममता दीदी जैसी हो गई, जयराम ठाकुर। शिमला में सफाई संकट गहराया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान। शिमला प्रेस क्लब में नशे के बढ़ते खतरे पर गंभीर मंथन। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। कांग्रेस सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पूरी की गारंटियां। हिमाचल में बढ़ती गर्मी की तपीश। अब समाचार विस्तार से। शिमला में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सेब कर्मियों की लगातार जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल ने नगर निगम की व्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया है। शहर के सभी 34 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण बंद होने के कारण सड़कों, गलियों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए हैं। 4 दिन से सफाई कार्य प्रभावित होने के कारण अब हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। राजधानी शिमला की पहचान साफ सुथरे पर्यटन शहर के रूप में रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति ने प्रशासन की कार्य प्रणाली और कर्मचारियों के साथ उसके संबंधों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 800 से अधिक सेहत कर्मचारी अपनी रुकी हुई 10% वार्षिक वेतन वृद्धि को बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष की शुरुआत में मिलने वाली वेतन वृद्धि को बिना स्पष्ट कारण रोक दिया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन ने पहले वेतन वृद्धि बहाल करने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे कारण कर्मचारियों ने मजबूर होकर हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल का असर सबसे अधिक शहर के वेस्ट इलाकों में दिखाई दे रहा है। मॉल रोड, रश मैदान, लोअर बाजार, संजौली, लक्कड़ बाजार, छोटा शुक्ला, ढली, टूटीकंडिया, न्यू शिमला जैसे क्षेत्रों में कूड़ा कई दिनों से जमा है। जगह जगह खुले में पड़े कचरे से दुर्गंध फैल रही है और आवारा पशु भी वहां मंडरा रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों और होटल कारोबारियों ने भी चिंता जताई है कि यदि जल्द सफाई नहीं हुई तो इसका असर पर्यटन पर भी पड़ सकता है। गर्मियों के सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुँचते हैं और ऐसे समय में शहर की बिगड़ी व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई वार्डों में लोग घरों में कूड़ा जमा करने को मजबूर है, क्योंकि नगर निगम की गाड़ियां नहीं पहुंच रही है। कुछ इलाकों में लोगों ने खुद ही अस्थायी रूप से कूड़ा इकट्ठा कर खाली स्थानों पर डालना शुरू कर दिया है, जिससे गंदगी और बढ़ती जा रही है। नागरिकों का कहना है कि सफाई व्यवस्था जैसी मूलभूत सेवा प्रभावित होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है। नगर निगम ने सभी 34 वार्डों में विशेष कलेक्शन सेंटर और अस्थायी पिकअप पॉइंट स्थापित किए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच स्वयं जाकर इन केंद्रों में कचरा डालें। निगम की ओर से कुछ विशेष गाड़ियां भी लगाई गई है ताकि मुख्य बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में कूड़ा हटाया जा सके। हालांकि नागरिकों का कहना है कि यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। शहर के मेयर सुरेंद्र चौहान ने भी हालात को संभालने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। मेयर कई वार्डों में अधिकारियों और अस्थायी कर्मचारियों के साथ पहुंचे तथा खुद कूड़ा उठाने का सहयोग किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम जनता को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और कर्मचारियों से लगातार बातचीत भी की जा रही है। मेयर ने यह भी कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और नागरिकों को भी सहयोग करना चाहिए। दूसरी ओर सेहत कर्मचारी यूनियन ने प्रशासन पर कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि कर्मचारी लंबे समय से सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं और महंगाई बढ़ने के बावजूद उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों के बिना शहर की व्यवस्था चलाना संभव नहीं है, इसलिए सरकार और नगर निगम को जल्द समाधान निकालना चाहिए। नगर निगम प्रशासन और कर्मचारी यूनियन के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन अब तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासन का कहना है कि वित्तीय दबाव के कारण वेतन वृद्धि रोकनी पड़ी थी, जबकि कर्मचारी इसे अपने अधिकारों का हनन बता रहे हैं। इस बीच शहरवासियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। सूत्रों के अनुसार नगर निगम राजधानी की सफाई व्यवस्था को आउटसोर्स करने की भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात भी सामने आई है। कर्मचारियों ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि निगम स्थायी कर्मचारियों की समस्या सुलझाने के बजाय निजी कंपनियों को काम सौंपना चाहता है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि आउटसोर्सिंग का निर्णय लागू किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने भी चेतावनी दी है कि लंबे समय तक कूड़ा जमा रहने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। खासकर बरसात के मौसम में गंदगी से मच्छर और अन्य कीट तेजी से फैल सकते हैं। डॉक्टर ने लोगों से साफ सफाई बनाए रखने और घरों के आसपास कूड़ा जमा न करने की
अपील की है। नगर निगम ने नागरिकों से संयम बरतने और अस्थायी व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही कर्मचारियों के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकाल लिया जाएगा। हालांकि शहर के लोग अब इस इंतजार में है कि आखिर अब शिमला की सड़कों से कूड़ों के ढेर हटेंगे और शहर की सामान्य सफाई व्यवस्था बहाल होगी। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम जनता के साथ साथ टैक्सी ऑपरेटरों में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। शिमला के लिफ्ट क्षेत्र की विशाल टैक्सी यूनियन के सदस्य प्रेम बंसल ने ईंधन की बढ़ती कीमतों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महंगाई पहले ही आम लोगों की कमर तोड़ चुकी है और अब बार बार पेट्रोल तथा डीजल के दाम बढ़ने से टैक्सी व्यवसाय और आम जीवन दोनों पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। प्रेम बंसल ने कहा कि केवल एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई, जिससे टैक्सी चालकों की आर्थिक स्थिति और खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि टैक्सी चालक पहले ही कम सवारियों, बढ़ते वाहन खर्च और महंगे स्पेयर पार्ट्स की मार झेल रहे हैं। वहीं अब ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों ने उनके लिए रोजगार चलाना मुश्किल कर दिया है। देश में मंगलवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले 15 मई को भी ईंधन की कीमतों में लगभग 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, यानी महज कुछ दिनों के भीतर ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 4 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हो चुका है। इस बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल और पश्चिमी एशिया यानी मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। इसी वजह से भारत सहित कई देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते कीमतों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। प्रेम बंसल ने कहा कि शिमला जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में टैक्सी सेवाएं केवल व्यवसाय नहीं बल्कि लोगों की जरूरत है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक टैक्सी सेवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ईंधन महंगा होने से टैक्सी चालकों की आय पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति जारी रही तो टैक्सी किराया बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा, जिसका असर सीधे पर्यटकों और स्थानीय व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। साथ ही टैक्सी चालकों और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े लोगों को विशेष राहत दी जाए। उनका कहना है कि सरकार को टैक्स में कटौती कर जनता को राहत पहुंचानी चाहिए, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई से आम परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। शिमला के कई टैक्सी चालकों ने भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण रोजाना होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा केवल ईंधन पर खर्च हो रहा है। पहले जहां चालक एक दिन में उचित बचत कर लेते थे, अब मुश्किल से खर्च निकल पा रहा है। कई चालकों ने बताया कि पहाड़ी सड़कों पर वाहनों में सामान्य से अधिक ईंधन खर्च होता है, इसीलिए यहाँ प्रभाव और अधिक दिखाई देता है। आम जनता पर भी ईंधन मूल्य वृद्धि को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से केवल वाहन चलाना ही नहीं बल्कि हर जरूरी वस्तु महंगी होती जा रही है। परिवहन लागत बढ़ने से फल, सब्जियां, राशन और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगी है। इससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। तो ये कहना चाहेंगे जी, हम लोग टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं और देश देश से यहाँ पर सारे पर्यटक घूमने आते हैं। ये जो पेट्रोल डीजल अभी दोबारा फिर बढ़ा है 4 रुपये पर लीटर, इससे हमारे को टैक्सी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर से ऊपर चढ़ गया है। इससे अब क्या है कि टूरिस्ट जो आते हैं, जो हमारे रेट हैं, इसमें टूरिस्ट कहते हैं भैया ये तो बहुत ज़्यादा रेट आप लोग ले रहे हैं, हम इतने रेट में आपकी टैक्सी गाड़ी बुक नहीं करेंगे। हम गेस्ट को कहते हैं भैया पेट्रोल जो है शिमला में 4 रुपये लीटर बढ़ा है अभी थोड़े टाइम में, तो नियर अबाउट 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो गया। हमारे काम में बहुत जो है इसमें फ़र्क पड़ रहा है। हो जाएगा जी आने वाले टाइम पे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार डे बाई डे जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है,
तो लोग एक टाइम ऐसा लगेगा कि लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके जो है ना लोग बसों में या ट्रेनों में सफर करना कम करेंगे, जिससे हमारे बिल्कुल कारोबार चौपट हो जाएगा। और टूरिस्ट नहीं आएगा तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बैठ के, टैक्सी वाले तो भूखे मर जाएंगे। हम सरकार से चाहते हैं कि इसको पेट्रोल जो बढ़ रहा है उसको पेट्रोल को घटाया जाए, ताकि हमारे काम में भी कोई आपदा न पड़े और हमारे काम करने में कोई भी मुश्किल ना हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। अब टैक्सी वाला एक पेट्रोल थोड़ी देखता मैं हूँ, टैक्सी वाला जो है बहुत कुछ सरकार को दे रहा है, वो टोकन टैक्स दे रहा है, वो सीधे टैक्स दे रहा है, पार्किंग चार्ज दे रहा है, हर चीज़ को गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ऊपर से दाम बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो रेट या सरकार हमारे रेट बढ़ाए, टैक्सियों के रेट बढ़ाए, ताकि हमें जो पेट्रोल बढ़ा है इसके बारे में गाड़ी चलाने में सुविधा हो जाए। रेट तो हमारे वही है और पेट्रोल जो है डे बाई डे बढ़ता चले जा रहा है। अब वो कस्टमर तो आता है, टैक्सी मांगता है, जो हम रेट कॉल करते हैं तो कस्टमर कहता है भैया ये तो रेट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा और कम करो, थोड़ा और कम करो, थोड़ा और कम करो। कंपटीशन का ज़माना है, तो मैम हम ये चाहते हैं सरकार से कि पेट्रोल और डीजल के दाम को थोड़ा कम किया जाए, ताकि काम करने में हमारे को सुविधा है। शिमला सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उप मुख्य सचेतक एवं विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता से किए गए वादों और चुनावी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में प्रभावी और ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान केवल सिंह पठानिया ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद प्रदेश हित में कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जनता को राहत पहुंचाना और पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है और विकास को नई दिशा देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे कि 31 मई से पहले सरकार यही कहती थी हम चुनाव करवाएंगे, और मुख्यमंत्री की उसी बयान पे 31 मई से पहले जो है हिमाचल प्रदेश में चाहे नगर निकाय है, चाहे वो पंचायती राज चुनाव है, वो संपन्न हो रहे हैं। पहले फेज में जो है वो चुनाव हुए, और जैसे ही हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सत्ता संभाली थी, वो कहते थे मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। कई प्रकार की टिप्पणियां विपक्ष द्वारा भी की जाती हैं, खास को व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जहां उन्होंने कोशिश की प्रदेश की, मैं कहता हूँ पहले ओपीएस का बहुत बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिया, जिन बातों को लेकर लोगों ने, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है लोगों के मैंडेट को नापने का, और चाहे वो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम थी, चाहे हमारा वो वाटर सेस था, चाहे वो वाइल्ड फ्लावर हॉल का मैं कहता हूँ 480 करोड़ रुपया था, चाहे डे टू, मैं कहता हूँ हर केस जब मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व संभाला था, हर केस हर डिपार्टमेंट का डे टू डे जो है वो दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की एफसीए की कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी में जाता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में एडवोकेट जनरल के ऑफिस ने जो है उस लड़ाई को लड़ा, और वो लड़ाई भी अब एफसीए क्लियरेंस भी जो है वो चंडीगढ़ और शिमला के बीच में होती है। इसी तरीके से जो मैंडेट आया, चाहे वो हेलीपोर्ट थी, एयरपोर्ट की एक्सपेंशन थी, और खासकर कांगड़ा चंबा का मैंडेट जो है हेलीपोर्ट एट चंबा, रक्कड़, पालमपुर एंड ये तीनों चारों जो हेलीपोर्ट के जो काम हुए, और खासकर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन और पर्यटन की दृष्टि से जो है जिला कांगड़ा को जो है उन्होंने राजधानी के रूप में रखा। जो हमारा जो है 680 करोड़ रुपए का आया। इसी तरीके से जिप लाइन आई, महोदय ने जो हम जनता के बीच में गए, और जहां तक ये बात करना चाहूंगा, गारंटियों की बात भी होती है। गारंटियां नापना विधानसभा के हम पक्ष विपक्ष चर्चा करता है, फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता ने लेना कि हमने काम किया या नहीं किया है। इसी तरीके से जो चुनावी गारंटियां थी उसमें जो नंबर 1 पे थी पुरानी पेंशन हुआ था, उन्होंने कहा था मैं प्रदेश की जनता को जो वादे हमने पूरे हिंदुस्तान में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, 15-15 लाख रुपया, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार, और मैं महंगाई को खत्म कर दूंगा, ये बात
प्रथम संबोधन में लाल किले से सम्माननीय प्रधानमंत्री की थी, उसको जो मुख्यमंत्री ने जो हमारी इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना, इसको जो है इस गारंटी को हमने पूरा किया। इसी तरीके से जो है राजीव गांधी हमारा स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 680 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है यहाँ किया। और आज जो आपके कहते हैं ई व्हीकल, और मैं कहता हूँ जो अलग अलग विभागों में जो ई व्हीकल आए हैं, और मैं कहता हूँ पढ़े लिखे बेरोजगारों उनको 50% सब्सिडी देके जो है प्रदेश के अंदर स्वरोजगार का अवसर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले की हमारी ये भी गारंटी थी, जो गारंटियों की बात इसलिए कह रहा हूँ कि कहते थे कि हमने कौन सी गारंटियां पूरी की है। पहली कक्षा से जो है इंग्लिश मीडियम की जो है वो 42 विधानसभा क्षेत्र में जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको पूरा किया है। गाय भैंस और दूध की खरीद मूल्य का देश की पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने देश में नंबर 1 पे जो है चाहे गाय भैंस और दूध इनके ऊपर मैं कहता हूँ 61 रुपया जो है उसे 32 रुपये से बढ़ाकर 61 गुना जो है वो किया। इसी तरीके से भैंस का दूध जो है 47 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये किया। और इसी तरीके से मैं कहता हूँ रोजगार के 23,200 जो है अवसर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले लंबे समय से किए। इसी तरीके से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, और खासकर तो वो सीटी स्कैन की बात करते थे, पैट स्कैन की बात करते थे, और जायका के अंतर्गत करोड़ों रुपए की जो प्रदेश के अंदर 68 स्वास्थ्य संस्थान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए। इसी तरीके से 300 पीछे बिजली की बात भी आई, 300 यूनिट जो है बिजली और उस परिवार को दी जा रही है जिस परिवार को जो है वो जो है इसकी जो है जरूरत है। तो इसी तरीके से हमारा जो हॉस्पिटल है स्वास्थ्य हिमाचल परिकल्पना के महत्व देते हुए लोगों के उनके घर पे समीप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए, चाहे वो हमारी रोबोटिक सर्जरी, जो पहली बार ओपनिंग स्पीच में कहा था तो सोचा था कि रोबोटिक सर्जरी, आज रोबोटिक सर्जरी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सच है। आपके चाहे वो टांडा हो चाहे वो चमियाना हो। इसी तरीके से स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से पैट स्कैन अपना और जैसी मॉडर्न मशीनों की जो है वो स्थापना जो है वो हमारे इलाके में हिमाचल प्रदेश में की गई है। इसी की दृष्टि से पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ा काम जो है वो जिला कांगड़ा के अंदर हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ रुपया जो कंपनसेशन, बड़ी सरकारें आई बड़ी सरकारें गई। एयरपोर्ट की बात, क्योंकि वो एयरपोर्ट मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, कुछ कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। वहां के एक्विजिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपया जो है लगभग जो है उस पर जो है वो खर्च हुआ है। देरा के उपमंडल बनखंडी में 619 करोड़ रुपए से जो है मैं पर्यटन की दृष्टि से जो है बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ वो करने जा रहा है। सौरभ वन विहार, चाहे वो पालमपुर हो। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि कांगड़ा का एयरपोर्ट की एक्सटेंशन, और धर्मशाला के अंदर धौलाधार का किंग कॉन्ग जो है थाईलैंड के अंदर है एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन, 7.5 किलोमीटर जिप लाइन, जिसका की 8 करोड़ 44 लाख रुपए का पीपी मोड पे जो है वो टेंडर हुआ है और उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो हो रही है। जल्दी वो टेंडर अवार्ड कर दिया गया है और ये एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन जो है वो इस परियोजना को का काम गलू, नड्डी और बल मेरी गुणा माता है वहां इस आके किया है। तो ये मैंने इसलिए कहा कि ये जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां हिमाचल प्रदेश की जनता की पूरी की है, उसको लेकर जो है अब जो है मैं देखा था बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्रिस्टल क्लियर करूंगा, कांगड़ा के अंदर 6 नगर पंचायतों के चुनाव हुए म्युनिसिपल काउंसिल के, उसमें 6 में कांग्रेस पार्टी जीती। चंबा में चौड़ी, डलहौजी और चंबा, इनमें कांग्रेस पार्टी का परचम लाया गया। ऊना में 2 में भारतीय जनता पार्टी, अंब और धौलपुर में कांग्रेस पार्टी जीती। हमीरपुर में 1 वोटा के अंदर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है। कुल्लू के अंदर निर्मट, आनी और बंजार में कांग्रेस पार्टी जीती। मंडी के अंदर नेर चौक, रिवालसर, करसोग, ये तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीती। और सिरमौर में पाउंटा साहब और राजगढ़, ये सारी जो 2-4 दिनों से चाहे वो अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और वहां की जनता के जरिए, शिमला के अंदर 6 जो है हम जो है नगर निकाय के चुनाव जीते। इसमें चिड़गांव, जुब्बल, नेरवा, छपाल, सुन्नी और नारकंडा है, जहां 26 जगह जो है वहां कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि उनकी स्थिति अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा और बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ दिखाई देता है कि वह राजनीतिक दबाव और लगातार मिल रही असफलताओं से पूरी तरह विचलित हो चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की वास्तविकता को समझ चुकी है और लोगों ने मुख्यमंत्री को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से किए गए बड़े बड़े वादों को पूरा करने में विफल रही है, जिसके कारण प्रदेश भर में लोगों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले बड़े दावे कर रही थी, लेकिन आज प्रदेश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, कर्मचारियों से किए गए वादों, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने और विकास कार्यों को तेज करने जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हर मंच से केवल झूठे वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि हालात यह है कि मुख्यमंत्री की बातों पर अब उनकी अपनी सरकार के लोग ही भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के मंत्री और विधायक ही मुख्यमंत्री के बयानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो प्रदेश की जनता और भाजपा उन पर भरोसा कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, कई योजनाएं धीमी पड़ गई है और आम लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल राजनीतिक बयान देने और विपक्ष पर आरोप लगाने में व्यस्त है, जबकि जनता की समस्याओं को समाधान करने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हर जगह राजनीतिक रूप से हार चुके हैं और जनता का समर्थन लगातार भाजपा के पक्ष में बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और जनता की प्रतिक्रिया यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य के चुनाव परिणाम मुख्यमंत्री को और अधिक विचलित करेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और भाजपा नेताओं को निशाना बनाने की राजनीति कर रही है, लेकिन भाजपा इससे डरने वाली नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रही है और आगे भी प्रदेश के हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़े थे और हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा पारदर्शिता, सुशासन और जन कल्याण की राजनीति की है, जबकि वर्तमान सरकार केवल प्रचार और बयानबाजी तक सीमित होकर रह गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे जनता के बीच जाए और सरकार की नाकामियों को उजागर करें। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के लोगों की आवाज बनकर लगातार संघर्ष करती रही और आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से फिर मजबूती के साथ सत्ता में वापस आएगी। राजनीतिक दृष्टि से उनके ट्वीट पर कौन भरोसा, उनकी बात पर भरोसा उनकी ही पार्टी के लोग ने करते हैं, प्रदेश क्यों करेगा और हम क्यों करेंगे। पहली बात तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों जिलों का जिनका जिक्र कर रहा है वो सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से, उनका क्या कहना है कि ऊना में हार गए, बताइए, बिलासपुर में हार गए, मनाली में हार गए, बड़े बड़े जो नगर परिषद हैं जहाँ बड़े जो मैटर करते हैं, सुंदरनगर नगर परिषद में हार गए, बुरी तरह से हार गए, जोगिंद्रनगर में हार गए, सरका घाट को गिन रहे हैं, सरका घाट में भी हार गए। लेकिन अब जो परिणाम आए उसको स्वीकार करो। ये बिल्कुल वो सोच है जो ममता दीदी की सोच है कि चुनाव परिणाम घोषित हो गए और घोषित होने के बाद कहने लगे हम त्याग पत्र नहीं देंगे। मुख्यमंत्री की स्थिति मोर और लेस वैसी है, हालात बिल्कुल उस तरह के दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस परेशानी का दौर मुझे लगता है आने वाले समय में जब और परिणाम निकलेंगे, जिला परिषद के निकलेंगे, ब्लॉक समिति के निकलेंगे, पंचायतों के निकलेंगे, नगर निगम के निकलेंगे, तो परेशानी और बढ़ेगी। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब गंभीर जन संकट का रूप लेती जा रही है। सीएफ सोसाइटी के 800 से अधिक कर्मचारियों की लगातार 5वां दिन जारी हड़ताल के कारण राजधानी की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। शहर के अधिकांश वार्डों में घर घर जाकर कूड़ा उठाने का कार्य बंद पड़ा है, जिसके चलते जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। लगातार बढ़ती गंदगी के कारण लोगों में नाराजगी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ने लगी है। राजधानी के कई क्षेत्रों में हालत बेहद खराब होते जा रहे हैं।
विशेष रूप से कृष्णा नगर वार्ड में सोमवार सुबह सड़कों और गलियों में जगह जगह कूड़े के ढेर भी दिखाई दिए। वहीं कई इलाकों में कूड़ा कई दिनों से जमा होने के कारण दुर्गंध फैलने लगी। आवारा पशु और कुत्ते कूड़े के ढेरों में घूमते हुए नजर आए, जिससे स्थानीय निवासियों की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द सफाई नहीं हुई तो बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है। शहर के अन्य क्षेत्रों जैसे संजौली, लोअर बाजार शिमला, छोटा शिमला, लक्कड़ बाजार, ढली, मॉल रोड के आसपास भी सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। पर्यटन सीजन के दौरान राजधानी की ऐसी स्थिति ने नगर निगम और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेब कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी 10% वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि सीमित वेतन में परिवार चलाना बेहद ही मुश्किल हो चुका है और अब वेतन वृद्धि बंद होने से आर्थिक संकट और गहरा गया है। इसी कारण कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। मंगलवार को भी सेहत कर्मचारियों ने सीटू कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अस्थायी व्यवस्थाएं भी लागू की है। नगर निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में विशेष कलेक्शन सेंटर और अस्थायी डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नागरिकों से स्वयं कूड़ा पहुंचाने की अपील भी की जा रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था आम नागरिकों के लिए व्यवहारिक नहीं है, खासकर बुजुर्गों और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। अगर प्रशासन हमसे चाहता है कि हम इस हड़ताल को खत्म करें, तो जो मजदूर दिन रात इस शिमला को सफाई साफ रखने में कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, सुबह उठकर 5 बजे जाता है और 5-5, 6-6 घंटे की ड्यूटी करता है, भी क्योंकि पिछले साल भी काफी ज्यादा पिछड़ा है, उसके लिए कुछ पानी का प्रबंध नहीं, हमारी बहनों के लिए कुछ कपड़े बदलने का, ड्रेस चेंज करने का प्रबंध नहीं। फिर भी ये लोग, ये प्रशासन, ये सरकार अपने आप को इज्जतदार समझती है। ये प्रशासन है, सरकार किस तरह की इज्जतदार है? जो हमारी बहनों के लिए चेंजिंग रूम आज 5, 6, 7 साल हो गए हैं, आज तक 7 साल में चेंजिंग रूम नहीं बना सकी, तो वो हमारी जरूरतों को कैसा पूरा कर देगी? शर्म करो, नगर निगम प्रशासन शर्म करो। हम चाहते हैं डीसी महोदय, अगर आपने अपनी ताकत दिखानी है तो मजदूरों का उनका हक दिखाकर अपनी ताकत दिखाए, ना कि मजदूरों को उनकी नौकरी छीनकर अपनी ताकत दिखाए। अगर आप ये जो मैडम प्रशासन लोग है, जो ये हमारे जो कर्मचारी, उनको मैसेज के थ्रू या अपने दफेदारों या इंस्पेक्टर के थ्रू डराया जा रहा है कि आप पर एस्मा लागू है, आपकी नौकरी चली जाएगी। मैं सिर्फ एक अपने डीसी महोदय से एक बात करना चाहता हूँ। 4 साल से कई मीटिंगें डीसी साहब की अध्यक्षता में भी हुई है। हमारे दिल्ली से सफाई आयोग से लोग आए थे, उन्होंने बोला था इनकी ज़रूरतों को पूरा करो, जो फैसिलिटी सफाई कर्मचारियों को मिलती है उन्हें दी जाए। मगर आज तक ना डीसी साहब ने 4 सालों में हमारी कोई सुध बुध ली है, ना प्रशासन को उन्होंने कोई नोटिस दिया है कि जो सफाई कर्मचारी है, जो जरूरी सेवाओं के बीच में आते हैं, इनको जो जरूरी सेवाओं में इनको जरूरत जो सरकार देती है इनको दिया जाए। ना तो आज तक डीसी 4 साल में डीसी साहब ने हमारे लिए कुछ सुध बुध ली है, ना प्रशासन है। हम डीसी साहब से यही बोलते हैं, डीसी साहब अगर आप में हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो ताकत आप कर्मचारियों को नौकरी से हटाने में लगा रहे हैं, अगर वही ताकत आपने 2-3 सरकार में हमारे कर्मचारियों की सूद ली होती, उनको अच्छा वेतन और उनके जो एस्मा के अधीन लोग आते हैं उनकी जरूरतों पूरी की थी, तो आज ये स्थिति शिमला में बनी है तो ये स्थिति नहीं बनती। जो हमें पता है एस्मा एक जरूरी एसेंशियल सर्विस बोलते हैं, जरूरी सेवाओं के बीच में आता है, जो कि बिना
नोटिस जो हमने दिया था, जो हमने ये जो प्रोसेस किया है एस्मा के अधीन 14 दिन पहले ही हमने अपने प्रशासन को नोटिस दे दिया था। जो हमने कानून के तरीके से चल रहे हैं वो चल रहे हैं और इसमें हमारी दो राय नहीं है। अगर डीसी साहब चाहते हैं हमारे से बात करो, हमें आश्वासन दे, जो जरूरी सेवाएं दे रहे हैं उनको पूरी सेवाएं दे रहे हैं उनको, वो उनकी जरूरतें पूरी करें तो हम ये हड़ताल तोड़ने के लिए मैडम तैयार है। शिमला के शिमला प्रेस क्लब में प्रदेश में लगातार बढ़ते नशे और नशा तस्करी के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता एवं विचार विमर्श बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी एवं नशा नियंत्रण विशेषज्ञ ओम प्रकाश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खतरे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय रहते प्रभावी और संबंधित कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी भयानक हो सकती है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाने के लिए वर्ष 1985 से ही गंभीर प्रयासों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने लंबे पुलिस और नारकोटिक्स नियंत्रण अनुभव के दौरान उन्होंने गांव-गांव और पहाड़ तक जाकर समाज की वास्तविक स्थिति को करीब से देखा है। इसी अनुभव से यह स्पष्ट किया गया है कि केवल कानून लागू कर देना या तस्करों की गिरफ्तारी कर लेना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई बहुआयामी होनी चाहिए, जिसमें शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक भागीदारी, उपचार और पुनर्वास सभी को बराबर महत्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में नशा विरोधी अध्याय शामिल किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में महिला मंडलों, युवा मंडलों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि समाज जागरूक होगा तो नशे की जड़ें कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि केवल पुलिस या सरकारी एजेंसियों के भरोसे इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता, बल्कि इसके लिए सामूहिक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। आज हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जिस तरह से नशे के सेवन और नशे की उपलब्धता के कारण गले कट रहे हैं, छठी मंजिल से युवा अपना जीवन दे रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं। कल ही की एक खबर है, बिलासपुर में भी फिर एक और मौत हुई है। ये क्रम बहुत समय से चला आ रहा है और हमारे प्रदेश में हम इस समस्या को रोकने में बिल्कुल विफल रहे हैं। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 में हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड का गठन हुआ। उस नशा निवारण बोर्ड के गठन के लिए मेरा भरपूर सहयोग उस वक्त की सरकार को मिला। उन्होंने बड़ी संवेदना से इस मुद्दे के से संबंधित जितने भी समाधान चाहिए है उसके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए नशा निवारण का बोर्ड का गठन किया, जिसमें राज्य सरकार के सभी हितधारक विभाग, एजेंसियां, माननीय मुख्य सचिव, समाज के कुछ विशिष्ट लोग, कुछ ऐसी एक्सपर्ट एनजीओज, उन सबको इसमें शामिल किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में नशा निवारण बोर्ड का गठन हुआ। अधिसूचना के तुरंत बाद, ये 20 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ और उसके तुरंत बाद कोविड का समय आया और कोविड के दौरान आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई बहुत ज्यादा काम इसके ऊपर नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी हमने नशा निवारण बोर्ड के कार्यालय में मुझे जब कन्वीनर और एडवाइजर का जब मुझे दायित्व सौंपा गया था, तो हमने कोविड-19 के दौरान भी एक सर्वेक्षण हमने सलापड़ से लेकर के मंडी तक किया। जितने नशा मुक्ति केंद्र, लगभग 70 उस वक्त नशा मुक्ति केंद्र थे, उनके भीतर उनके साथ समन्वय बिठा करके हमने
सर्वे किए, उसका विश्लेषण किया और 23 दिसंबर 2020 को नशा निवारण बोर्ड की पहली, और मैं ये कहूंगा कि पहली और अंतिम बैठक हुई। और उस पर कन्वीनर होने के नाते मुझ पर जो दबाव था वो ये था कि जितने भी गैप्स कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस प्रदेश के अंदर एकीकृत नशा निवारण नीति को बनाने के लिए, नीड बेस्ड जिसे हम कहते हैं, जो इस प्रदेश को जरूरत थी, उसको बनाने के लिए उस दबाव के चलते हमने उस बैठक का आयोजन किया। और उस बैठक में जो प्रमुख मुद्दे थे इस प्रदेश के अंदर, उनको लाया गया। बोर्ड की पहली बैठक के अंदर आप पिट एंड टीपीएस एक्ट 1988 के बारे में आप मुद्दा नहीं लाएंगे, और मैंने उस वक्त भी अधिकारियों को यह कहा था कि यह मुद्दा, यह विषय, यह अधिनियम भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने 1988 में पास कर दिया और 20 वर्ष हो गए, 2020 आ गया है, हम लोग इसको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनके उस दबाव को बिल्कुल नहीं झेला और मैंने ये कहा कि हम इस मुद्दे को लाएंगे। यदि बोर्ड इसको नहीं, चाहे अफीम की अवैध खेती है जो आजकल भी बहुत सारे पॉकेट्स में लहरा रही है, चाहे वो तस्करी हो, अंतर्राज्यीय स्तर की तस्करी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तस्करी हो, चाहे स्ट्रीट पेडलिंग हो, चाहे नशे के दुरुपयोग के मामले हो, या इसका स्केल या इसका ये कितना ज्यादा फैल रहा है उस वक्त से, उसके ऊपर सर्वेज हो, सर्वेक्षण हो, या पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की कितनी आवश्यकता है, कैसे पुनर्वास केंद्र ऐसे यहां होने चाहिए, जो मॉडल पुनर्वास केंद्र और होने चाहिए, डी एडिक्शन सेंटर होने चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और उसी वक्त यह इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइन उस नशा निवारण बोर्ड की प्रथम बैठक में सभी के साथ सबसे पहले साझा की गई। सभी ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल जो अधिकारी थे उनके साथ साझा की गई, ताकि प्रदेश सरकार इन गाइडलाइंस के चलते अपना एक एक्शन प्लान तय करे और जो भी हितधारक एजेंसियां हैं उनको काम पे लगाए। ठीक उसी बैठक में, और मैं ये बताना चाहता हूं कि वो बैठक किस विभाग ने आयोजित करी थी। वो बैठक द रूल्स ऑफ गवर्नेंस, द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एलोकेशन रूल्स 1971 एज अमेंडेड अप टू 31 मार्च 2010 तक, ये रूल ऑफ बिजनेस है जिसमें स्टेट टैक्सेस और एक्साइज, प्रबंधन डिपार्टमेंट है, इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल कह लीजिए, या मैं इसको पढ़ ही देता हूं, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड ओपियम, यानी कि नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग अल्कोहल का ये जो स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये है प्रबंधन डिपार्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं एडी है। तो ये नशा निवारण बोर्ड का गठन भी इसीलिए इसमें हुआ था और इसी विभाग के तहत कमिश्नर स्टेट टैक्सेस एक्साइज को इसका सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष थे, आज भी है, और कन्वीनर कम एडवाइजर एक एक्सपर्ट व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वहां से लेकर के गली गली तक, एक एक खेत और एक पहाड़ तक जिसका अनुभव हो, ऐसा कोई पुलिस अधिकारी या ऐसा कोई एक्स एनसीबी ऑफिसर या ऐसा कोई समाज सेवी जो इस कानून का ज्ञाता हो, जो इस विषय का ज्ञाता हो, उसको नियुक्त किया जाए। ऐसा नशा निवारण बोर्ड का गठन हुआ था।
हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार मौसम साफ रहने के कारण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदेश के मैदानी जिलों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का दिन के समय घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। कई क्षेत्रों में दोपहर के समय बाजार सुनसान दिखाई दे रही है, जबकि किसानों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में गर्मी का असर बना रह सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकांश मौसम केंद्रों पर तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। सोमवार को पांवटा साहिब प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.0 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं ऊना और देहरा में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। गर्मी का असर इतना अधिक था कि लोग सुबह और शाम के समय ही आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकलते हुए नजर आए। प्रदेश के कई क्षेत्रों में 19 से 21 मई तक लू चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने, अधिक पानी पीने और जरूरत न होने पर घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने भी बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। गर्मी का सबसे अधिक असर किसानों पर दिखाई दे रहा है। जोल क्षेत्र में इन दिनों किसान मक्की की फसल को बचाने के लिए दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे हैं। लंबे समय से अच्छी बारिश नहीं होने के कारण खेतों की मिट्टी सूखने लगी है और फसलों में नमी तेजी से कम हो रही है। ऐसे में किसान सुबह जल्दी और देर शाम तक खेतों में सिंचाई कर फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोटर और पाइपों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं। कुछ किसान ट्रैक्टर चालित पंपों की मदद से सिंचाई कर रहे हैं ताकि तेज धूप के कारण मक्की की फसल प्रभावित न हो। खेतों में लगातार काम कर रहे किसानों का कहना है कि इस समय फसल बढ़वार के महत्वपूर्ण चरण में है और यदि समय पर पर्याप्त पानी नहीं मिला तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। स्थानीय किसान अमर सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में गर्मी काफी बढ़ गई है और खेतों में नमी तेजी से खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि फसल को बचाने के लिए रोजाना सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे बिजली और डीजल का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। किसान अजय कुमार ने कहा कि मक्की की फसल फिलहाल अच्छी स्थिति में है, लेकिन पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसान बढ़ती गर्मी को लेकर चिंतित है। कई क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों का जल स्तर कम होने लगा है। ग्रामीण इलाकों में लोग पानी की कमी की आशंका को लेकर भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो सिंचाई करना और भी कठिन हो सकता है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 19 से 25 मई के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है। विभाग ने 22 मई को मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई इलाकों में बारिश की संभावना बताई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसके बाद बारिश होने पर तापमान में गिरावट आने की संभावना भी बताई गई है।